हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से नीट एस्पिरेंट्स में। मेरा नाम है तुषार सिसोदिया। आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला जो टॉपिक है एनसीईआरटी में, दैट इज लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है? जीवन काल या जीवन अवधि। इसका मतलब कि जो इंसान ने जन्म लिया है और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तो वो कितने वर्ष जिया, जन्म लेने से और मृत्यु तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को क्या कहा जाता है? लाइफ स्पेन। उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन कहा जाता है। तो लाइफ स्पेन इज द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ से और डेथ तक के बीच में जो पीरियड होता है उसी पीरियड को हम लाइफ स्पेन बोला करते हैं। लाइफ स्पेन हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। कुछ लाइफ स्पेन घंटों का होता है, कुछ मिनट्स का भी होता है कुछ ऑर्गेनिज्म का, और कुछ का थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का भी होता है। ठीक है, तो लाइफ स्पेन अलग अलग हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, और हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक फिक्स लाइफ स्पेन होता है। लाइफ स्पेन जो होता है वो शेप या साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा है तो उसका लाइफ स्पेन भी छोटा होगा, या फिर ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म साइज में बड़ा है, जैसे एलिफेंट है या डायनासोर है, तो उसका लाइफ स्पेन भी बड़ा होगा। तो जो लाइफ स्पेन होता है, लाइफ स्पेन डू नॉट कोरिलेट विद the size of an organism। साइज से कोई रिलेशन नहीं है लाइफ स्पेन का। एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, फॉर एग्जांपल पैरट और क्रो। पैरट और क्रो दोनों का जो साइज होता है वो लगभग बराबर होता है, लेकिन जब हम उनके लाइफ स्पेन को देखते हैं तो उनमें हमें एक लार्ज डिफरेंस देखने को मिलता है। पैरट का जो लाइफ स्पेन है वो लगभग 140 साल है, और जबकि क्रो का जो लाइफ स्पेन है वो लगभग 15 से 20 साल का लाइफ स्पेन क्रो रखता है। तो लाइफ स्पेन डू नॉट कोरिलेट विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा, ये बोला जाता है जनरली कि इस अर्थ पे जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होती है। इसका मतलब कोई भी इमॉर्टल नहीं है, कोई अमर नहीं है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? ये कैसे हैं? इमॉर्टल हैं। इमॉर्टल का मतलब अमर। इन्हें क्यों इमॉर्टल बोला जाता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यूनिसेलुलर एग्जाम्पल है, जैसे कि अमीबा। अमीबा में क्या होता है? जैसे कि ये एक अमीबा है और इसको जब खाना मिलेगा तो ये क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद ये क्या करेगा? अपने आप को दो छोटे छोटे अमीबों में डिवाइड कर देगा। तो इसकी डेथ नहीं होती है, ये क्या कर देता है? अपने आप को रिप्रोड्यूस कर देता है, और ये जो अमीबे बने इनको खाना मिलेगा तो ये भी आगे चल के दो छोटे छोटे अमीबे बना देंगे। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को ये बोला जाता है कि इनके अंदर डेथ नहीं होती है, ये रिप्रोड्यूस करते जाते हैं, इसीलिए इन्हें इमॉर्टल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो एक्सेप्शन थे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। और ऑर्गेनिज्म की बात करें जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? कंटिन्यूटी बना के रखते हैं। उनकी वजह से उनकी जो जीवन है वो चलता रहता है। हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। इसको हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस in which
in which an organism gives rise to new individual similar to itself. रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब है लिविंग्स के अंदर होने वाली प्रोसेस है, कभी भी नॉन लिविंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे एक नई स्पीसीज को प्रोड्यूस कर देता है, एक नए अपने जैसे ही एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके हैबिटेट पे, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी के आधार पे डिपेंड करता है कि वो कौन से मोड के रिप्रोडक्शन को करते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है मेनली, एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उस ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे और उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है कि वो कौन से मोड के रिप्रोडक्शन को एग्जिबिट करता है। बाकी इस रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस का मतलब है सिग्निफिकेंस का मतलब इसका महत्व क्या है? टू एंश्योर, पहला इसका जो सिग्निफिकेंस है वो है टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। कैसे? फॉर एग्जांपल कि अगर एक रैबिट है, उसका लाइफ स्पेन मैं मान के चलता हूं कि 20 साल का है, और अगर 20 साल का लाइफ स्पेन वो जब कंप्लीट कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो तुम भूल जाओगे कि रैबिट कैसा होता था। लेकिन अगर वो रिप्रोड्यूस करता है तो उसकी जो स्पीसीज है, उसकी स्पीसीज बनी रहेगी, उसकी मेंटेन रहेगी। तो रिप्रोडक्शन का एक सिग्निफिकेंस है, महत्व है कि इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ये स्पीसीज की कंटिन्यूटी बना के रखता है। दूसरा जो इसका सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये वेरिएशन में मदद करता है। वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव। जैसे पेरेंट्स होते हैं उनसे अलग प्रोजेनी बन के आती है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है, और वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन भी देखने को मिलता है। एक नई स्पीसीज भी बन जाती है, छोटे छोटे वेरिएशन की वजह से एक नई स्पीसीज भी इवॉल्व हो जाती है। तो ये सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने तरह का हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इधर, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल की बात की जाती है तो सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जनरली ट्रू नहीं है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है। इधर टू पेरेंट इन्वॉल्व, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत जल्दी सिंपल प्रोसेस है और बहुत कम टाइम में होने वाली प्रोसेस है। तो सिंपल एंड टेक्स लेस टाइम, बहुत आसान प्रोसेस है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है एंड टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। दूसरा तीसरा इसमें क्या हो सकता है? इसमें नो गैमेट फॉर्मेशन, कोई गैमेट वगैरह नहीं बनते। नो गैमेट फॉर्मेशन ना जायगोट बनता है, जायगोट भी नहीं बनता। इसमें गैमेट बनते हैं, गैमेट फॉर्मेशन अकर। ठीक है। नेक्स्ट हम ये भी बता सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी बन के आती है वो कैसी होती है? जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है अपनी पेरेंट सेल जैसी। जैसे पेरेंट्स होंगे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बन के आएगी, जैसे पेरेंट्स हैं ऐसी ही प्रोजेनी बन के आएगी। तो जो प्रोजेनी होगी वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली
मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, इसीलिए उसे नाम दिया जाता है और उन्हें क्या बोला जाता है? क्लोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोन बोला जाता है। जेनेटिकली मतलब उनका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो बिल्कुल पेरेंटल सेल जैसा ही होगा, और मॉर्फोलॉजिकली मतलब फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से दिखने में भी वो बिल्कुल पेरेंटल सेल जैसे ही होंगे। फॉर एग्जांपल ये कोई अमीबा था, ये एक अमीबा है, ये एक अमीबा है, इसने रिप्रोड्यूस करके दो छोटे छोटे अमीबे बनाए, तो ये जो अमीबे होंगे वो बिल्कुल दिखने में भी बिल्कुल इसी जैसे होंगे, और इनका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो भी बिल्कुल इसी पेरेंटल अमीबा जैसा ही होगा। इधर क्या होता है? वेरिएशन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरिएशन देखने को मिलते हैं किधर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो वेरिएशन अकर और वेरिएशन की वजह से जो प्रोजेनी बन के आती है वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली कैसी होती है? डिफरेंट होती है, इसीलिए उन्हें एक नाम दिया जाता है। और जैसे इधर बोला जा रहा था क्लोन, ऐसे ही उन्हें बोला जाता है हाइब्रिड। क्या बोला जाता है? हाइब्रिड। तो ये जनरल बातें थी, ये आपने 10th में भी पढ़ रखी होंगी, तो ये तो कुछ नहीं, ये आप सबको पता होगा। इससे आगे हम सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बातें करेंगे। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और फिर मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जनरल बातें हम कर चुके हैं इसके अंदर कि क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंस भी देख चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं, इसका कर चुके हैं हम पहले ही। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार हैं, कई तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से होता है। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी ने दे रखा है वो है हमारा फिजन जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। फिजन किस में देखा जाता है? जनरली किस में होता है? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है ये। और इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को दो या दो से ज्यादा बराबर हिस्सों में तोड़ लेता है, इसी को हम फिजन कहते हैं। ठीक है, फिजन दो तरीके का हो सकता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अमीबा में होता है ये, अमीबा में, पैरामीशियम, यूग्लिना और ये लेशमानिया, इन सब के अंदर हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन जैसे कि ये अमीबा है, अमीबा इर्रेगुलर शेप का होता है, तो यहां से हुआ डिवीजन होने, ये डिवीजन कहीं से भी हो सकता है, अमीबा में डिवीजन कहीं से भी हो सकता है। इसका ये न्यूक्लियस है, तो इर्रेगुलर डिवीजन यहां से हुआ, तो ये दो बराबर अमीबा में टूट गया, ये होता है बाइनरी फिजन। अमीबा के अंदर तो इर्रेगुलर डिवीजन हो सकता है कहीं से भी, लेकिन यूग्लिना के केस में, जैसे कि अगर ये एक यूग्लिना है, ये एक यूग्लिनाई बॉडी है, तो यूग्लिना में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा। और पैरामीशियम और लेशमानिया में क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। तो बाइनरी फिजन में क्या होगा? ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में तोड़ लेगा, या तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनली तोड़ सकता है, या फिर ऐसे ट्रांसवर्स कट हो सकता है। इसके बाद इसके एग्जांपल मैंने बता दिए। अमीबा इर्रेगुलर डिवीजन होता है, पैरामीशियम और लेशमानिया में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ऐसे करके अगर ये पैरामीशियम है तो इसके अंदर ऐसे डिवीजन होगा ट्रांसवर्स, और यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की।
मल्टीपल फिजन। सेकेंड वन इज इसका मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इसका हमने एक कॉमन एग्जांपल पढ़ा है प्लाज्मोडियम। इसका एग्जांपल क्या होता है, प्लाज्मोडियम। लेकिन अमीबा, अमीबा भी मल्टीपल फिजन करता है। जो अमीबा होता है वो भी मल्टीपल फिजन करता है, लेकिन कब करता है, जब कैसी कंडीशन हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो। अनफेवरेबल कंडीशन हो, ऑन अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि जैसे कि ये एक अमीबा है, ये अमीबा है, ये क्या कहलाते हैं, इसके स्यूडोपोडिया। क्या कहलाते हैं, स्यूडोपोडिया। और ये इसका अंदर का न्यूक्लियस। जब कंडीशन कैसी हो, अनफेवरेबल है, इसको खाना वगैरह ना मिल रहा हो, तो ये क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, खींच लेता है अंदर की तरफ, और ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में बन जाता है। ये इसका न्यूक्लियस है। अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉ करने के बाद एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में बन जाता है, और उसके बाद अपने ऊपर 3 प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। 3 प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एनसिस्टेशन। और इन तीनों लेयरों को बोला जाता है सिस्ट। इन्हें बोला जाता है सिस्ट, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एनसिस्टेशन। ठीक है, पहले अमीबा विड्रॉ कर लेगा स्यूडोपोडिया को, सर्कुलर स्ट्रक्चर में आ जाएगा। सर्कुलर में आने के बाद अपने ऊपर 3 प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा। वो प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी होगी, सिस्ट, और इसको बोला जाता है एनसिस्टेशन। उसके बाद इसका जो न्यूक्लियस होगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कंटिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन करके, कंटिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन करके क्या बना लेगा, कई सारे छोटे छोटे इधर अमीबे बन जाएंगे। ये इसकी लेयर हो गई। ठीक है, और जैसे ही इसे कंडीशन कैसी मिलेंगी, फेवरेबल मिलेंगी, तो यहां से ये सिस्ट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और ब्रेक होने के बाद ये जो अमीबे होंगे क्या चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये अमीबे बाहर निकल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। अमीबा में स्पोरुलेशन। सबसे पहले क्या हुआ, अमीबा था, अमीबा को कैसी कंडीशन थी, ऑन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ, स्यूडोपोडिया को विड्रॉ किया, सर्कुलर स्ट्रक्चर में आया, उसके बाद सिस्ट डेवलप की। दिस इज कॉल्ड एनसिस्टेशन। माइटोसिस डिवीजन से कई सारे न्यूक्लियस बनाए, और उसके बाद स्पोरुलेशन कर दिया, स्पोर्स को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन इन अमीबा। ये अमीबा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया फिजन। फिजन के बाद जो दूसरा सेक्सुअल प्रोडक्शन का टाइप है, इसको इरेज कर देते हैं। फिजन हो गया। फिजन 2 तरीके से देखा हमने, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। ऑर्गेनिज्म 2 बराबर हिस्सों में टूट जाए तो बाइनरी फिजन किसमें था, अमीबा, लेशमानिया, पैरामीशियम। और मल्टीपल फिजन किसमें था, हमारा प्लाज्मोडियम और अमीबा में, जब अनफेवरेबल कंडीशंस उसकी हों। उसके बाद इस सेक्सुअल प्रोडक्शन का जो दूसरा मेथड है वो है बडिंग। बडिंग हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलती है। ये भी किसमें होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होती है। और यूनिसेलुलर में इसके कॉमन एग्जांपल हैं हमारे, एक तो हाइड्रा और एक यीस्ट। इसमें होता क्या है कि जनरली एक पेरेंटल बॉडी होती है, जैसे कि ये यीस्ट है, ये क्या है, यीस्ट है। यीस्ट क्या होती है, यूनिसेलुलर फंगस है। तो ये जो यीस्ट है, इसकी बॉडी पर जनरली एक अनइक्वल बड़ बन जाती है। क्या बन जाती है, बड़, अनइक्वल। ये एक बड़ बन गई, और ये बड़ टाइम के साथ ग्रो करती जाती है। और वैसे तो इसमें चेन बन जाती है, कई सारी बड़ इस पे बन जाती हैं। इसको कहा जाता है चेन ऑफ बड़। और ये यहां से डिटैच होने पे, अलग अलग होने पे क्या बना देती है, नई नई यीस्ट बना देंगी। ऐसे ही हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। हाइड्रा में भी एक प्रोजेक्शन बड़ की फॉर्म में बन जाती है,
और वो धीरे धीरे टाइम के साथ बड़ी होती जाती है बर्ड, और जैसे ही कंडीशन कैसी मिलती है फेवरेबल, और वो बॉडी पे जमीन पे गिरने के बाद नया हाइड्रा बना देती है। तो बर्डिंग के एग्जाम्पल थे हमारे यीस्ट और हाइड्रा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन थर्ड जो दे रखा है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होते हैं? जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, जब कैसी कंडीशन हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो, तो बॉडी क्या बनाती है? स्पोर्स बनाती है। वो स्पोर्स कई तरह के हो सकते हैं। वो स्पोर्स हो सकता है कि मोटाइल हो, मोटाइल मतलब लोकोमोशन कर सकते हो। वो हो सकता है कि इमोटाइल हो, या उनके पास फ्लैजिला ना हो, तो उन्हें बोला जाएगा एप्लेनोस्पोर। और जो मोटाइल स्पोर होते हैं उन्हें बोला जाता है जू स्पोर। तो जू स्पोर जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, जू स्पोर हमें देखने को मिलता है क्लेमिडोमोनास में। क्लेमिडोमोनास क्या है? एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। इसके अंदर क्या होता है कि ये एक मान के चलो, ये क्या है? क्लेमिडोमोनास है। तो इसके अंदर क्या बनते हैं? कई सारे मोटाइल स्पोर्स बनते हैं। कैसे? ऐसे इसके अंदर क्या बनेंगे? कई सारे मोटाइल स्पोर्स बनेंगे। ये क्या है? इनके पास फ्लैजिला होता है। किसके लिए? मोशन करने के, लोकोमोशन करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो ये इसके पास क्या बनते हैं? इसके अंदर कई सारे जू स्पोर बनते हैं। दीज आर कॉल्ड जू स्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड जू स्पोर्स। तो ये किसके अंदर देखने को मिलता है? हमें क्लेमिडोमोनास के अंदर। ये स्पोर फॉर्मेशन के ही अंदर आता है। इसके अलावा स्पोर्स कैसे हो सकते हैं? इमोटाइल हो सकते हैं। जैसे कि ये एक फंगल बॉडी है, इधर हम बना देते हैं। जैसे कि ये एक फंगल बॉडी है, पेनिसिलियम है ये, तो इस पे भी बन सकते हैं ऐसे स्पोर्स। ये इमोटाइल स्पोर्स होंगे, इनके पास फ्लैजिला नहीं होगा। ये फ्रूटिंग बॉडी है नीचे वाली, ये क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी पे क्या बनना है? इमोटाइल स्पोर्स बनना है। ये क्या है? स्पोर्स। ठीक है। और इन्हें बोला जाता है कोनिडिया। इन स्पोर्स को क्या नाम दिया जाता है? कोनिडिया। और ये जो फंगस है, ये फंगस पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम। तो जो कोनिडिया फॉर्मेशन होता है वो किसमें होता है? पेनिसिलियम में होता है। ठीक है। तो ये स्पोर्स हमने देखे, जू स्पोर्स, कोनिडिया। ठीक है। और ये फ्रूटिंग बॉडी थी, इस पे क्या बने थे? स्पोर्स बने थे। ये स्पोर्स क्या हो जाएंगे? लिबरेट हो जाएंगे। लिबरेट होने पे जैसे इन्हें कैसी ह्यूमिड या वार्म टेम्परेचर मिलेगा तो ये रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, दोबारा से क्या हो जाएंगे? ग्रो हो जाएंगे। ये पेनिसिलियम में ऊपर स्पोर्स बन जाते हैं, और इमोटाइल स्पोर्स होते हैं, इसीलिए इन्हें कोनिडिया कहा जाता है। तो ये था स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। और स्पोर्स फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद जो है ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन लगभग इतना ही है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन के बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि प्लांट्स में अगर एसेक्सुअल प्रोडक्शन हो रहा हो, ये तुम किस में देख रहे हैं भाई? एनिमल्स हैं, कुछ फंगस में देख रहे हैं आप। लेकिन प्लांट के अंदर जब एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है तो उसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब यहां तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।